हेलो गाइस, हम लोग लौट आए हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का नाम है सेल डिवीजन। सो आई वेलकम यू टू एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे लास्ट तक देखिएगा। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स है। जर्म सेल्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म एंड ओवम। और स्पर्म एंड ओवम को छोड़ के जो भी सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल होते हैं। सोमैटिक सेल्स 2n यानी कि डिप्लॉइड और जर्म सेल्स हैप्लॉइड होते हैं। अब ये 2n और n वाला गेम हम लोग आगे चल के देखेंगे, समझ में आएगा हमें कि एक्चुअल में ये है क्या। अब ये पॉइंट आप हमेशा नोट करके रखिए और प्लीज़ नोट्स बनाते हुए चलिए। नेक्स्ट थिंग, नॉर्मल ह्यूमन में आप देखोगे उसके न्यूक्लियस के अंदर जब भी आप देखोगे 46 क्रोमोसोम मिलेंगे, बट ये टोटली डिपेंड करेगा कि कौन सा सेल देख रहे हैं। अगर हैप्लॉइड सेल देखेंगे तो उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम दिखाई देंगे, और अगर डिप्लॉइड सेल में देखेंगे तो आपको 46 क्रोमोसोम दिखाई देंगे। तो कभी भी दो सेल जिनमें से आप जिसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये बात हमेशा याद रखिए, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड कंडीशन ऑल टुगेदर डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अवेलेबल हैं। अब चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको समझा दिया जाए कि n और 2n के बीच में क्या डिफरेंस है। अब बेसिकली n मतलब होता है हैप्लॉइड और 2n मतलब होता है डिप्लॉइड। n का वैल्यू फॉर ह्यूमंस है 23 क्रोमोसोम। कभी भी याद रखिए कि n का वैल्यू वैरी करेगा विथ स्पीशीज टू स्पीशीज। कौन सा ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमारे में 46 है तो n का वैल्यू हमेशा 23 होगा, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड में हमेशा 2n रहेंगे और हैप्लॉइड सेल में n रहेंगे। हैप्लॉइड किस में रहेगा, हैप्लॉइड सेल्स में कौन रहेगा, सिर्फ जर्म सेल्स ही हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, और रिमेनिंग ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी दैट इज सोमैटिक सेल वो हमेशा क्या रहेंगे, 2n रहेंगे, जिसमें 46 क्रोमोसोम रहेंगे। तो आपको ये बात हमेशा नोट करके चलनी है कि क्या प्लॉइडी लेवल है, इसे कहते हैं प्लॉइडी लेवल। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की जब बात करते हैं तो इसे कहते हैं प्लॉइडी लेवल, कि क्या प्लॉइडी लेवल है किसी भी सेल की। हैप्लॉइड सेल में सिर्फ माइटोसिस पॉसिबल है, क्योंकि इसमें 23 के बाद आप माइटोसिस करेंगे तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। बट डिप्लॉइड सेल में आपको माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही कर सकते हो। क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि कौन सा सेल क्या है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सेल डिवीजन क्या है। अब यहाँ पे आगे ध्यान से सुनते जाइएगा, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। सेल डिवीजन दो टाइप के हैं, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल बोलते हैं और मियोसिस को रिडक्शनल बोलते हैं। अब ये भी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब आइए देखते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। माइटोसिस में एक सेल दो सेल को जनरेट करेगा और मियोसिस में एक सेल चार सेल्स को, यानी कि 2 डॉटर सेल्स इन माइटोसिस एंड 4 डॉटर सेल्स इन मियोसिस। और मियोसिस कभी भी याद रखिए सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में ही पॉसिबल है, हैप्लॉइड में नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विथ माइटोसिस। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में डिवीजन क्या है। यहाँ पे आप याद रखिए कि माइटोसिस बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है और आज भी उनके मन में ये डाउट अभी भी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे डाउट्स आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ये आपका एक बेसिक साइकिल है कि कोई सेल कैसे कैसे जाता है एक सेल डिवीजन के अंदर। ये एक्सक्लूसिवली माइटोसिस के लिए है, मियोसिस का यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। मियोसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे जहाँ पे कि इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर G1 यानी कि ग्रोथ फेज 1, G2 ग्रोथ फेज 2, S यानी सिंथेसिस फेज। अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंथेसिस फेज। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा साइकिल आप अच्छे से याद कर लीजिए, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका भी आपके पास अच्छे से नोट्स अवेलेबल होना चाहिए। इंटरफेस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। व्हाइट कलर के स्ट्रिप में, व्हाइट कलर के फॉन्ट में जो भी लिखा है, जैसे कि G1, S, G2, ये तीनों ही किस में आएंगे, इंटरफेस में। यहाँ से G1 से स्टार्ट होकर G2 तक इंटरफेस आता है। नेक्स्ट, येलो कलर के फॉन्ट्स में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब येलो कलर के जो हैंडराइटिंग में लिखा है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये किसको दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं कैरियोकाइनेसिस। और लास्ट में जो ब्लैक सेक्शन है वो है साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इंटरफेस क्या है, कैरियोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है, ये वर्ड्स कभी भी क्लियर नहीं है, और इसको क्लियरिटी अब हम लोग आपको देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी कोई नाम आप पढ़ते हो तो उसका एक बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज, कि नाम के पीछे का एक्चुअल मीनिंग क्या है। कोई भी वर्ड है बायोलॉजी में यूज़ होता है तो उसका एक बायोलॉजिकल मीनिंग होती है जो उसको परमानेंटली असाइन कर दिया जाता है। सपोज कहीं पे भी आप साइटो देखते हैं तो साइटो से आप एक बात हमेशा क्लियर हो जाइए कि साइटो मतलब होता है सेल। कहीं पर भी साइटो यूज़ हुआ, साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। उसी तरीके से कैरियो, कैरियो हमने किसने के लिए दिया है,
न्यूक्लियस के लिए। कभी भी कैरियो वर्ड आया तो आप उसको न्यूक्लियस समझेंगे डायरेक्टली। कैरियो मैंने बोला तो न्यूक्लियस समझेंगे। काइनेसिस का एक्चुअल मतलब जो होता है वो है मूवमेंट और मोशन, जो कि बहुत लोगों को अभी तक क्लियर नहीं है, सबको लगता है डायरेक्ट डिवीजन। तो काइनेसिस का एक्चुअल मीनिंग होता है मूवमेंट और मोशन, बट यहाँ पर उसका मूवमेंट किस तरफ है, वो क्यों कर रहा है मूवमेंट, ताकि सेल का डिवीजन कर सके, इसलिए यहाँ पे काइनेसिस को हम लोग डिवीजन लेंगे। नेक्स्ट, इंटरफेस प्लस कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस, ये तीनों ही स्टेप्स मिलके क्या बनाएंगे, सेल को डिवाइड करने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, अब आइए G1 फेज, एक एक फेज को इन डिटेल पढ़ते हैं। G1 फेज में क्या हो रहा है, साइज ऑफ द सेल इंक्रीजेस, यहाँ पे साइज जो होता है इंक्रीज होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड आरएनएस होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स, सेंट्रोमेयर एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रोसोम, ये सभी कंपोनेंट्स क्या करते हैं, सेल के साइज को इंक्रीज करने लगते हैं। नेक्स्ट आता है एस फेज। एस फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। इसमें डीएनए का डिप्लीकेशन होता है। डिप्लीकेशन मतलब एक का दो होना, एक का डबल होना। यहाँ पे आप देख रहे हो एक पैरेंटल डीएनए से आफ्टर फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल, एक बार एस फेज से अगर कोई डीएनए जाता है तो एक डीएनए स्ट्रैंड का दो डीएनए स्ट्रैंड बन जाता है, यानी कि डीएनए आपका जो मटेरियल है वो क्या हो जाता है, डबल अप हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं G2 फेज। G2 फेज इज ग्रोथ फेज 2। इसमें रैपिड सेल ग्रोथ होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। समटाइम्स क्या होता है कि सेल इसको स्किप कर देता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, साइमल्टेनियसली होता है, बट ये ज़रूरी नहीं कि हर बार स्किप हो, इसलिए हम इसे एक्सटर्नली पढ़ते हैं। पहले देखते हैं प्रोफेज। प्रोफेज में न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाएगा, अंदर जो ब्लैक कलर के धागे दिखते थे आपको क्रोमैटिन के, अब वो क्रोमोसोम दिखाई देंगे। नेक्स्ट, सेंट्रोसोम आपका सेपरेट हो जाएगा, साथ ही साथ माइटोटिक स्पिंडल भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इतने जो पॉइंटर्स हैं प्रोफेज के, ये इनफ है किसी भी तरीके से प्रोफेज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आते हैं तो ये एक मेजर पॉइंट्स आपको हमेशा याद होने चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेटाफेज। मेटाफेज का हमेशा आप एक चीज़ याद रखिए कि कभी भी आपको पता है इक्वेटर से एक इमेजिनरी लाइन, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। उसी तरीके से सेल में जो आपका इक्वेटर मतलब सेंट्रलाइज पोर्शन, जो सेंट्रल प्लेन है, उसी पे क्रोमोसोम क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। कैसे अलाइन करते हैं, स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं थ्रू सेंट्रोमियर। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं क्रोमोसोम का, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। बीच में सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर एक कंस्ट्रिक्शन है, यही कंस्ट्रिक्शन क्या करता है, क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर पर अटैच करवाता है। कुछ तो चाहिए ना अटैच करने के लिए, तो वही वो क्या होता है, सेंट्रोमियर। एनाफेज में क्या होता है, जो दो क्रोमैटिड बन के एक क्रोमोसोम बना था वो क्रोमैटिड क्या होते हैं, अलग होते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ सेंट्रोमियर बाय स्पिंडल फाइबर्स एंड डॉटर क्रोमैटिड्स गेट सेपरेटेड एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ सेल। अभी जैसे जैसे स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, उसको खींचकर अपने पोल की तरफ लेके जाएगा। लास्ट में आता है टीलोफेज, जो कि कैरियोकाइनेसिस का लास्ट पार्ट आता है। इसमें अभी क्या होता है कि डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो गायब हुआ था प्रोफेज के टाइम पे वापस रीअपियर होने लगता है और दो नए न्यूक्लियस बन जाते हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टीलोफेज की यहाँ पे फरो फॉर्मेशन होता है। फरो मतलब एक छोटा सा गड्ढा टाइप जो कि अंदर की तरफ मूव करता है। ऐसे ही धीरे धीरे और अंदर की तरफ मूव करेगा और दोनों का साइटोप्लाज्म अलग कर देगा और दो नए सेल फॉर्म हो जाएंगे। लास्ट में आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में यही होता है कि फरो फॉर्मेशन और इन डेप्थ जाता है और दो नए सेल्स हमें मिल जाते हैं। अभी तक तो ठीक था, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यही पॉइंट में सबसे ज़्यादा दिक्कत है बच्चों को। बिफोर एस फेज क्या होता है, सिंथेसिस फेज। यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो सिंगल क्रोमैटिड के होते हैं। अब सिंगल क्रोमैटिड के मतलब कितने क्रोमोसोम होंगे, आप अपने हिसाब से सोच कर बताइए कितने रहेंगे। बिफोर एस फेज कितने होने चाहिए, 46 रहेंगे। कितने, 46। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 46 रहेंगे, क्योंकि ह्यूमंस में बिफोर एस फेज या फिर नॉर्मली आप देखेंगे तो कितने रहेंगे, 46 क्रोमोसोम। लेकिन क्या होगा जब एस फेज एक बार क्रॉस होगा, एस फेज क्रॉस होने के बाद ये क्रोमोसोम जो सिंगल क्रोमैटिड है ये डबल क्रोमैटिड का हो जाएगा। क्या, डबल क्रोमैटिड का। यही जो आप सिंगल स्ट्रैंड देख रहे हैं यही दो क्रोमैटिड्स दिखने लगेंगे। एस फेज क्रॉस होने के बाद जो सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम था और वो डबल क्रोमैटिड वाला हो जाता है। लेकिन डबल क्रोमैटिड होने के बाद क्या उसका 46 ही रहता है, क्या लगता है? प्लीज़ इस बात को नोट रखिए कि कब क्या चेंजेस हो रहे हैं, मैं क्या बता रहा हूँ। बिफोर एस फेज और आफ्टर एस फेज की कहानी। आफ्टर एस फेज भी 46 क्रोमोसोम ही रह जाते हैं, बट डिफरेंस क्या है, वहाँ पर सिंगल क्रोमैटिड था, यहाँ पे डबल क्रोमैटिड है। अब ये चीज़ बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर ये कैसे डिवीजन हो रहा है, कैसे 46 क्रोमोसोम जब डिवाइड होते हैं। सपोज आपके पास 10 चॉकलेट, अगर आपको दो बच्चों में डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, 5-5 चॉकलेट दोगे। लेकिन अगर आपके पास 10 चॉकलेट है और आप दोनों बच्चों को 10-10 देना चाहते हैं तो कैसे पॉसिबल है? तो यही चीज़ क्या है, माइटोसिस।
मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको अभी तक मैंने क्या बोला नहीं समझ में आया तो एक बार फिर रिवाइंड करके थोड़ा सा 1-2 मिनट पीछे जाकर फिर से ट्राई कीजिए समझने की, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। क्योंकि यहाँ तक तो ठीक था। अब बच्चे लोग इतना ध्यान रखो कि डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम डबल क्रोमैटिड का हो जाता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे फिगर कि एस फेज के पहले कैसा था, सिंगल क्रोमैटिड के साथ था, लेकिन एस फेज के बाद क्या हो गया, 2 क्रोमैटिड आपस में लग गए। अभी भी कितना है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम बन रहा है, वो भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। डिफरेंस है तो सिर्फ क्रोमैटिड नंबर का। अब आइए पहले यही समझ लेते हैं, क्या ये क्रोमोसोम है या फिर ये क्रोमोसोम है? इन दोनों में से कौन सा क्रोमोसोम है? कितने बच्चे कहेंगे सर सेकंड वाला क्रोमोसोम है जो जिसमें डबल क्रोमैटिड है, ये वाला तो सिर्फ क्रोमैटिड है। तो बच्चे लोग ये मैं आपको बता दूं कि दोनों ही क्रोमोसोम है। क्या है? दोनों ही क्रोमोसोम है। दिस इज अ क्रोमोसोम विथ 1 क्रोमैटिड एंड दिस इज अ क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड्स। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्रोमोसोम है या क्रोमैटिड है। दिस इज अ क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड्स। नाउ बोथ आर सिंगल क्रोमोसोम विथ डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमैटिड। दोनों को एक ही क्रोमोसोम कहा जाएगा, बट दोनों का क्रोमैटिड क्या है, डिफरेंट है। प्लीज नोट, देयरफॉर ऑलवेज काउंट क्रोमोसोम विद रिस्पेक्ट टू देयर सेंट्रोमेयर और नॉट विद द नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स। आपको हमेशा सेंट्रोमेयर काउंट करना है। यहाँ पर एक सिंगल क्रोमैटिड है बट एक ही सेंट्रोमेयर है, यहाँ पे डबल क्रोमैटिड है तब भी एक सेंट्रोमेयर है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि सेंट्रोमेयर काउंट करना है, ना कि क्रोमैटिड काउंट करना है। अब क्योंकि आपके पास एक अच्छा खासा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आ गया है, तो अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग पॉइडी लेवल समझेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम समझेंगे और नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कि कौन से लेवल पर क्या प्लॉइडी लेवल है, क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और क्या नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स है। आइए एक बात ध्यान रखिए कि माइटोसिस, प्लीज फोकस फॉर अपकमिंग फ्यू मिनट्स एज दीज फ्यू मिनट्स आर रियली वर्दी ऑफ योर अटेंशन, सो प्लीज ट्राई टू फोकस। अगर आप यहाँ तक पहुँचे इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आपने अब तक काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन सीख ली है। ये आपको टेक्स्ट बुक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक का रीड नहीं करा रहा हूँ, ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट नॉलेज है। यहाँ पे एक सेल लेते हैं हम लोग। सेल क्या है? 2n, यानी कि डिप्लॉइड सेल है। अब मुझे बताइए इसमें क्रोमोसोम कितने और क्रोमैटिड कितने हैं? यहाँ पे क्रोमोसोम है 46। क्या लगता है क्रोमैटिड कितने होंगे? यहाँ पर क्रोमैटिड है 92। सोचने वाली बात है, अभी तक आपने सोचा नहीं होगा कि कितने क्रोमैटिड है, ये मैं काउंट करके बता रहा हूँ। अब ये 2n से क्या देगा, 2 सेल और बनेंगे जो क्या रहेंगे, वो भी 2n रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आगे भी ट्रांसफर होता है। बट यहाँ पर डिफरेंस आता है बच्चा लोग, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे 2n की बात कर रहे हैं, तो ऊपर भी 2n नीचे भी 2n, जब दोनों 2n है तो इनके क्रोमोसोम नंबर भी क्या होने चाहिए, सेम। बट क्रोमैटिड नंबर क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। 92 का 46 हो जाता है। मतलब ऊपर जो आपको क्रोमोसोम दिखता है वो डबल क्रोमैटिड वाला होता है और नीचे जो आपको क्रोमोसोम दिखता है वो एक सिंगल क्रोमैटिड वाला होता है। समझ में आया? ऊपर डबल क्रोमैटिड वाला एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे सिंगल क्रोमैटिड वाला एक क्रोमोसोम। और क्योंकि 2n से 2n ही बनते हैं, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, जहाँ पर कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही ट्रांसफर हो रहे हैं। बट यहीं पे बच्चे लोग मार खा जाते हैं कि 46 से 46 कैसा आता है, क्या नंबर रिड्यूस नहीं होता? नंबर रिड्यूस होता है बच्चा। यहाँ पे डबल क्रोमैटिड की जगह पे सिंगल क्रोमैटिड हो जाता है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक क्लियर नहीं है बच्चे लोग को, और यही दिक्कत देता है एग्जाम में कि कैसे 46 का 46 हो जाता है। आपको हमेशा ध्यान देना नंबर ऑफ क्रोमैटिड पे। सो थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए, बस इतना ही। अगर आपको ऐसा लगा हो कि आज की वीडियो की वजह से आपका थोड़ा भी प्रोग्रेस हुआ है या फिर आपका बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धन हुआ है, तो प्लीज़ कंसीडर लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो आवर चैनल। और बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनती है और हम लोग ट्राई करते हैं कि मैक्स टू मैक्स आपको जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें हम दे दें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए